कुल्मी नाम के एक गांव में धनराज नाम का एक आदमी रहा करता था। धनराज के घर में उनका वफादार नौकर, उसकी पत्नी और उसकी बेटी था। धनराज अपने नौकर को गोलू कह के बुलाया करता था। एक दिन की बात है, शाम के समय धनराज अपने नौकर को बोला, गोलू, कल तुम्हें याद है ना हमें कहाँ जाना है? जी मालिक, हमें अच्छी तरह से याद है। हमें तो आपके 5 खेतों में जाना है। तो तुमने सारी तैयारी कर ली? जी मालिक, आपके कहे अनुसार मैंने सारी तैयारी कर ली है। ठीक है, हम कल सुबह ही अपने घर से अपने खेतों के लिए निकल जाएंगे। किसान सुबह सुबह ही काम पे आ जाते हैं। जी मालिक, मैं समझ गया, मैं आपके उठने से पहले ही उठ कर आ जाऊंगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ गोलू कि तुम यहाँ नहीं होते तो मेरा क्या होता। ऐसी बात नहीं है मालिक, अगर मैं नहीं होता तो मालकिन आपका ख्याल रखता, और छोटी मालकिन तो आपको बहुत ज्यादा प्रेम करती है। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा सही मायने में और सही ख्याल तुम ही रखते हो। धनराज की ये बात उसकी पत्नी मीरा को पसंद नहीं आई। मैं काफी देर से अपनी बुराइयां सुन रही हूँ। किसी भी नौकर को अपने सर नहीं चढ़ाना चाहिए। कितनी बार कहा है तुमसे मीरा कि गोलू हमारे घर का नौकर नहीं है, बल्कि हमारे परिवार के जैसा है। आखिर तुम्हें गोलू से क्या प्रॉब्लम है, बताओ। कहने से क्या होता है, नौकर तो नौकर ही होता है ना। मुझे तो इस बात का चिढ़ है कि आप गोलू को अपनी पत्नी और अपनी बेटी से ज्यादा सम्मान देते हो। ये तो तेरी गलतफहमी है मीरा। तुम्हें एक दिन जरूर समझ में आएगा और ये एहसास होगा कि गोलू कितना अच्छा लड़का है। पता नहीं आपको उसकी माँ पे क्या ऐसा तरस आया था जो उसको मरने के बाद आप उसके बेटे को घर में लेके आ गए। बस करो मीरा, अपने मन में किसी के लिए ऐसे गलत विचार नहीं रखना चाहिए। बस बहुत हो गया मीरा, इसके आगे अपनी जुबान से एक शब्द मत निकालना। मत भूलो कि उसकी माँ ने मेरी जान बचाई थी, और उसकी माँ के मरने के बाद मैंने तो सिर्फ गोलू का परवरिश किया है। अगर मैं सारी संपत्ति भी गोलू को दे दूं ना, तो मैं गोलू का कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। अपने पति की बात सुनकर मीरा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। उसने देखा कि उसकी बेटी दरवाजे के सामने खड़ी होकर उन दोनों की बहस को सुन रहा था। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है रीमा कि दरवाजे के सामने खड़े होकर मेरे और तेरे पिताजी की बहस मत सुन। माँ, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप हद पार कर रही हैं? आखिर आपको मुन्ना भैया से क्या चाहिए? खबरदार, जो तुमने मुन्ना को अपने मुंह से भाई कहा तो देखना वो 3 बजाकर सिर्फ सपेरे सांपों को पकड़ने का ही काम करेगा। हमारा उससे कोई खून का रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ इस घर का नौकर है। बस करो माँ। इतना कहकर रीमा अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह गोलू जल्दी उठकर बग्गी की साफ सफाई करने लगा। कुछ देर बाद धनराज तैयार होकर बाहर आ गया। तुम तो अपने वादे के पक्के निकले, तुम तो मेरे उठने से पहले ही उठ के आ गए। मुझे तो रात को इस नींद ही नहीं आई मालिक, और मुझे ये सोच के नींद नहीं आई कि सुबह सुबह आपको खेत देखने जाना है। मुन्ना, अपनी मालकिन की बातों को दिल पे मत लिया करो बेटा। अरे कैसी बातें कर रहे हो मालिक आप? मैं मालकिन को अपनी माँ से समझता हूँ। क्या माँ की बात पर कोई बेटा बुरा मानता है? कभी कभी मुझे इस बात का एहसास होता है कि तुम मेरे बेटे होते तो कितना अच्छा होता। अब आप चलिए मालिक, किसान आपका इंतजार कर रहा होगा। धनराज बग्गी में बैठ जाता है और गोलू घोड़ा गाड़ी चलाने लगता है। फिर में धनराज अपने खेतों में किसानों से बातचीत कर रहा था। अरे हमारे तो भाग खुल गए मालिक कि आप हमारे सामने अपने ही खेतों में पधारे। अरे चाचा, मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं आप लोगों के हालचाल पूछने के लिए खेत पर आऊं। फिर बताओ, सब कुछ ठीक तो चल रहा है? ईश्वर की कृपा से सब कुछ सही चल रहा है मालिक। क्या विश्वास है कि इस साल की फसल बहुत ही अच्छी होगी मालिक। यहाँ मौजूद और किसानों से पूछ लो कि उन्हें और कोई चीज की आवश्यकता तो नहीं है। अरे नहीं बेटा,
तुम्हारे रहते हमें और किस चीज की जरूरत हो सकती है? ये सब तुम्हारे मेहनत का ही तो फल है। अरे नहीं चाचा, हर साल आप लोग मेहनत कर कर पसीना पिया कर अब इस महल को उगाते हो। मैं तो सिर्फ बग्गी में बैठकर कभी कभार आप लोगों के हालचाल पूछने के लिए चले आता हूँ बस। तभी एक लिया नाम का एक बूढ़ा किसान वहाँ पर आ जाता है। और आकर धनराज की तरफ देखता है। हम तुम्हें बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है बेटा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा चाचा। हमारे गांव के जमींदार है ना जो राजा सिंह, उनके गुंडे यहाँ पर भेजता है बेटा, और बोलता है कि ये आधा खेत हमारा है। शुरू पर तो हमने उसके बात पर ध्यान नहीं दिया, पर कुछ दिनों से यहाँ पर काम कर रहे किसानों को उसके गुंडे आकर धमका रहे हैं। कलिया की बात सुनकर धनराज उस किसान से बोला, जो कि कुछ देर पहले उससे बात कर रहा था। अच्छा चाचा, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? जमींदार राजा सिंह को कौन नहीं जानता। मैं तुम्हें ये बात बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। इतने समय बाद तुम तो तुम्हारे इन खेतों में आए हो, और वैसे भी राजा सिंह के पास गिरदर धमकियों के अलावा और है ही क्या? अरे नहीं चाचा, राजा सिंह के धमकियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। गांव के सभी लोग जानते हैं कि वो कितना क्रूर है और कितना शातिर। इतना कहकर धनराज अपने नौकर गोलू से बोला, गोलू, बाकी खेतों का मुआयना हम किसी और दिन करेंगे। बग्गी को इसी वक्त अभी राजा सिंह के महल की तरफ लेकर चलो। न कहकर धनराज बग्गी में बैठ गया और गोलू बग्गी को राजा सिंह के महल की तरफ दौड़ा दी। कुछ ही देर में धनराज गोलू के साथ राजा सिंह के हवेली पर खड़ा हुआ था। आओ राजवीर आओ, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम्हारी उम्र काफी लंबी है भाई। तुम 24 घंटे मेरे बारे में ही सोचते रहते हो क्या राजा सिंह? मेरी आज तक समझ में ये नहीं आया कि तुम्हारे साथ मेरी दुश्मनी क्या है। देखो, मैं तुमसे ज्यादा धनवान हूँ और मेरे पास तुमसे ज्यादा संपत्ति है। वे गांव वाले मेरे से ज्यादा तुम्हारे सम्मान करते हैं भाई। और तो और गांव के मंदिर की चाबियाँ भी तुम्हारे पास ही रहती है भाई। मैं तुमसे बस यही बात कहने आया हूँ कि आइंदा तुम्हारे गुंडों को मेरे खेतों में काम कर रहे किसानों को धमकाने के लिए मत भेजना, नहीं तो क्या कर लोगे तुम? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किसके सामने खड़े होकर बात कर रहे हो। अरे अपनी औकात पर रहो। है राजा सिंह की बात पर गोलू बुरा तरह से क्रोधित होकर बोला, अपनी जुगाम पर लगाम दो राजा सिंह। मालिक ने मेरे हाथ रोके हैं, नहीं तो अभी इसी वक्त तुम्हारा मुंह तोड़ देता। 2 कौड़ी के नौकर होकर मुझे आंखें दिखा रहा है तू मत बोल कि तू सपेरा की बेटा है। अरे जाके खेतों में सांप पकड़। अरे अनाथ है तू, अनाथ। एक टुकड़ों में पन्ने वाला अनाथ है तू। इससे आगे एक शब्द तुम्हारे मुंह से निकला ना राजा सिंह, तो मैं मेरा हद पार कर रहा हूँ। इस बार मैं तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ। ना बोलकर धनराज गोलू के साथ वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर राजवीर ने अपनी सारी बातें अब उसकी पत्नी मीरा को बताई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने नौकर को सर पर चढ़ाया मत करो, फिर उसने वही किया ना जिसका मुझे डर था। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मीरा? मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ जी। सारा गांव जानता है कि राजा सिंह कितना क्रूर इंसान है। फिर तुम्हारे इस 2 कौड़ी के नौकर को उसके सामने मुंह चलाने की जरूरत ही क्या थी? बस बहुत हो गया मीरा, मैं अब गोलू की तरफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। तो फिर आज फैसला हो ही जाए, या फिर मैं रहूँगा या फिर ये 2 कौड़ी का नौकर।
इस घर में। मीरा की बात सुनकर गोलू की आंखों में आंसू आ गए। अरे नहीं मालकिन, मेरे लिए आप मालिक से मत लड़िए और ना ही घर छोड़कर जाइए। अरे मैं तो नौकर हूँ, मैं तो कहीं भी जाकर रह लूँगा। मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। तो खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्यों देख रहा है? जा निकल यहाँ से। मीरा की बात सुनकर गोलू वहाँ से चला गया। तुमने गोलू को घर से निकालकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे मत समझाइए अच्छा और बुरा। वैसे भी जब से ये मनहूस यहाँ पर आया था, से कुछ न कुछ बुरा ही हो रहा था। कैसी इंसान हो तुम मीरा। गोलू सिर्फ 10 साल का था जब मैंने इसे वहाँ पर लेकर आया था। आज उसकी उम्र 26 वर्ष हो चुकी है। इतने सालों में तो एक जानवर से भी प्यार हो जाता है, और ये तो इंसान है। आपने बिल्कुल सही कहा। जो प्यार करने के लायक होता है उससे ही प्यार होता है। मुझे तो सपेरों से हमेशा ही घृणा होती, और वो तो फिर सपेरा का बेटा है। धनराज क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। ऐसे ही कई महीने बीत गए और एक दिन अचानक गांव में हाहाकार मच गया। मंदिर में रखी हुई किशन कन्हैया का मूर्ति मंदिर से चोरी हो गई। सभी गांव वाले मंदिर के आसपास जमा थे कि तभी वहाँ पर राजा सिंह आकर बोला, अरे क्या हुआ? तुम सब गांव वाले यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हो? अब आपको क्या बताऊं राजा सिंह, घोर कलयुग आ गया है। इससे किशन कन्हैया का मूर्ति वो चोरी करके ले गया है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मंदिर की चाबियाँ धनराज के पास रहती है। अरे हो ना हो, ये काम धनराज का ही है। अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप? धनराज के पास क्या धन की कोई कमी है? अरे इंसान की नीयत के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता पंडित जी। और वैसे भी मैंने सुना है कि गांव में हर घर की तलाशी लिया गया है। अगर आप लोग चाहिए तो मेरी भी घर की तलाशी ले सकते हो, और मैं चाहता हूँ कि धनराज की भी घर की तलाशी ले लिया जाए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं राजा सिंह? अरे बिल्कुल सही कह रहा हूँ पंडित जी। अरे मंदिर की मूर्ति का सवाल है। क्या धनराज कदम हमारे भोले भाले गांव के लोगों के आस्था से बड़ा हो गया है कि उसके घर के लोगों की तलाशी भी नहीं ली जा सकती? बोलो। अरे गाँव वाले धनराज के घर पहुंच गए। अरे पंडित जी, राजा सिंह को लगता है कि मूर्ति मैंने चुराई है। उनके दिल की तसल्ली के लिए आप चाहिए तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं, और उसके बाद राजा सिंह की घर की भी तलाशी ली जाए। हाँ जी, मुझे मंजूर है। और धनराज के घर की तलाशी लेने लगे कि अचानक धनराज के घर से मूर्ति मरम्मत हो गई। ये देखकर धनराज और उसकी पत्नी बुरी तरह से घबरा गए। अरे मेरी बात का विश्वास करो गाँव वालों, मुझे नहीं पता कि ये मूर्ति मेरे घर पर कैसे आई। अरे जाहिर सी बात है, ये तो अपने आप चल कर आई नहीं है। अरे देखा, आप लोगों ने देखा असली चेहरा जिसका आप लोग इतना सम्मान करते हैं। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी धनराज, तुम तो वाकई में एक घटिया इंसान निकले। अरे 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 गाँव वालों, देखते क्या हो, मारो धनराज को। अरे नहीं, धनराज की किए की सजा कानून देगा। और वैसे भी मंदिर की चाबियाँ इसकी और इसकी पत्नी के पास ही रहती थी। तो दोनों पति पत्नी ही हुए ना। मैंने पुलिस को बुला लिया है। अब इन दोनों पति पत्नी का फैसला अदालत करेगी। कुछ ही देर में पुलिस वहाँ आ गई। इंस्पेक्टर करम ने धनराज और उसकी पत्नी को पकड़कर हवालात में डाल दिया। धनराज की बात पर किसी भी गांव वाले ने विश्वास नहीं किया। आधी रात पर राजा सिंह हवालात पर आकर धनराज के पास सामने बोला, सच तो ये तो है राजवीर,
कि तुम जेल में ही अच्छे लगते हो। जिस गांव के लोगों पर तुम्हें बहुत ज्यादा घमंड था राजवीर, उन्हें तुम्हें दोषी मानने पर एक सेकंड भी नहीं लगाया। अब तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहना और मैं तुम्हारे सारे खेतों पर जो है कब्जा कर लूंगा। कह के राजा सिंह वहाँ से चला गया। मीरा फूट फूट कर रोने लगी। अचानक मीरा के कानों में गोलू की आवाज टकराई। रोइए मत मालकिन, सब सही हो जाएगा। रे गोलू, तू यहाँ कैसे? कहाँ चला गया था तू? मालकिन के घर से निकालने के बाद मैं अधिक तक थाने में ही रहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। जब मालकिन ने मुझे घर से निकाल दिया था तो मैं भूखा प्यासा गांव में भटकता रह रहा था। एक दिन मैंने देखा कि एक पुलिस वाले भाई को एक सांप ने डस लिया था। मुझे बीन बजानी आती थी। मैंने बीन बजाकर उस सांप को बुलाकर उनका जहर निकाल दिया। से मैं पुलिस वाले सांप के घर पर ही रहता हूँ। मुझे थाने आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे मेरी गलती का पछतावा हो रहा है। अगर तू घर पर होता तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। चिंता मत कीजिए मालकिन, मैं तो आपको मेरी माँ समान मानता हूँ। अरे बेटा, क्या तू भी ये सोचता है कि मूर्ति हमने चुराया है? अरे ऐसा आप ये क्या कर रही हो माँ? सारी दुनिया आप पर नहीं विश्वास कर सकती है, पर मैं आप लोगों पर बहुत विश्वास करता हूँ। आप लोग ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। मैं पता लगा कर ही रहूँगा कि आखिर ये मूर्ति किसने चुराई है और आप दोनों को बहुत जल्द इन सलाखों से बाहर भी निकाल लूँगा। ना कहकर गोलू वहाँ से चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप से बोला, आखिर मंदिर से मूर्ति कौन चुरा सकता है? मैं तो मालकिन से वादा कर आया हूँ कि मैं दोषी का पता ज़रूर लगाऊंगा, पर कैसे? सबसे पहले तो मुझे घर जाकर देखना होगा कि छोटी मालकिन ठीक भी है या फिर नहीं। उनका तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा होगा। गोलू अपने मालकिन धनराज के घर के सामने पहुँचा ही था। उसने देखा राजा सिंह धनराज के घर के बाहर पेट्रोल छिड़क रहा था। ये तुम क्या कह रही हो? क्या कर रही हो? मालिक के घर के बाहर पेट्रोल क्यों छिड़क रहे हो? तभी गोलू के कानों पर रिमा की आवाज टकराई। मुझे बचा लो गोलू भैया, राजा सिंह ने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। यहाँ से चले जाओ राजा सिंह, नहीं तो मैं सारे गांव वालों को यहाँ पर इकट्ठा कर लूँगा। वह देश किस बात की है? बुला लो सारे गांव वालों को। गांव वालों भी तो यही चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ। ये एक मूर्ति चोर का घर है। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। तुम्हारा विश्वास करने या फिर ना करने पर क्या होता है भाई? गाँव वालों को मूर्ति धनराज के घर पर ही मिली थी। मुझे तो शक हो रहा है कि मेरे गैर मौजूद के इस कारण तुमने ही मंदिर से वो मूर्ति चुराई थी। अरे सारा गांव मूर्ख निकला, यहाँ तक कि धनराज और उसकी पत्नी भी। किंतु वाकई ही बहुत समझदार है। सपेरे के बेटे। समझा, तुमने मालिक से बदला लेने के लिए ये सब किया है। हम शुरू से ही मालिक से जलते थे कि गांव वाले उनका इतना सम्मान क्यों करते थे। सारा सही कहा, लेकिन अब क्या फायदा है? तुम गांव वालों के सामने अपने जुर्म का इकबाल खुद ही करोगे। अरे कितने इतनी हिम्मत है जो मेरे जुर्म का कबूल करा दे? किसी भी इंसान को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए राजा सिंह। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर गोलू अपना बीन निकाल कर बजाने लगा। देखते ही देखते 2-3 सांप राजा सिंह के इर्द गिर्द मंडराने लगे। अरे ये कहाँ से आ गए? इन्होंने तो मेरे प्लान की धज्जियाँ उड़ा दी। मुझे यहाँ से भागना होगा। राजा सिंह ने वहाँ से भागने की कोशिश की, तभी उन सांपों ने उसका रास्ता रोक लिया। राजा सिंह बुरी तरह से घबरा गया। अचानक राजा सिंह के सामने गोलू आ गया। यहाँ से बचकर नहीं जा सकते राजा सिंह। अरे गोलू, अपने सांप से कहो कि मुझे जाने दे। किसी भी कीमत पर नहीं। याद रखना,
राजा सिंह कि ये तीनों सांप बहुत जहरीले हैं। अगर इनमें से किसी एक भी सांप ने भी तुम्हें डस लिया तो तुम्हारी मौत पक्की है। क्या चाहते हो मुझसे, क्या चाहते हो? अपना जुर्म कबूल कर लो। राजा सिंह घबराकर चिल्लाने लगा। राजा सिंह की चीख सुनकर वहाँ पर सारे गांव वाले एकत्रित हो गए। इससे पहले घर में कैद रीमा को बाहर निकाला गया। मुझे माफ कर दो, मैंने ही है जो मूर्ति चुरा कर धनराज के घर पर रखवाई थी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं अपने रुतबे के आगे सबका बुरा करता गया, मुझे माफ कर दो मुझे। भैया लालची की वजह से हमने देवता समान राजवीर को गलत समझा, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए भैया। गांव वाले ने राजा सिंह को पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया और पुलिस ने धनराज और उसकी पत्नी को छोड़ दिया। और इस तरह एक नौकर ने अपनी